तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं। ये पहले सर्वेलांस ड्रोन था, अब इसे हमला करने के लिए तैयार कर दिया गया है। ये अभी बेंगलोर में हो रहे एयर शो का ऊपर से एरियल सर्वेलांस किया है। इसका नाम तपस है। तपस का फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलांस। तो टैक्टिकल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं, कम दूरी तक के लिए ये होता है। छोटे हमले को अक्सर लोग टैक्टिकल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ये एक्चुअल एक सर्वेलांस ड्रोन के रूप में इसे विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे आर्मर ड्रोन के तौर पर तब्दील कर दिया गया। अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्वेलांस के लिए बनाया था, निगरानी के लिए। अब उसको क्या कर दिया, उसमें मिसाइल वगैरह लगा के हार्ड पॉइंट जोड़ के उसे घातक हथियारों से लैस कर दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही वही मचा रहा है। तो ये जो हम लोग का तपस ड्रोन है, रुस्तम 2 का ये एडवांस वर्जन है, तो ये अब हमला करने के लिए भी तैयार रहेगा। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया और बनाने की जिम्मेदारी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया। वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इसका विकास करेगी और तेजी से इसे आगे बढ़ाएगी। इसके नंबर मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके लिए इसका प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया गया। लगभग 76-74 के आसपास में इसका नंबर को अभी मांगा गया है, हालांकि और इसके नंबर्स को बढ़ाया जाएगा। शुरुआती परीक्षण इसका कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के शुरुआत में इसका कोलार में परीक्षण हुआ। दूसरा परीक्षण जो पूरा बढ़िया से ट्रायल किया गया वो चित्रदुर्ग में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछेगा चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। हालांकि पहले भी मिसाइलों के परीक्षण के लिए हमारे पास उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जिसका नाम ये कलाम द्वीप हो गया, उसके ऊपर है चांदीपुर और यहाँ पोखरन। ये 4 जगह याद रखिएगा मिसाइलों के परीक्षण के लिए यह जगह है। इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, इसकी लंबाई जो है वो 31 फीट है। इसकी लंबाई को 31 फीट रखा गया है, जबकि इसके डैनों की चौड़ाई को 67 फीट रखा गया है। यानी इसका डैना जो है विंग स्पैन ज्यादा है। जितना ज्यादा विंग स्पैन रहेगा वो हवा में उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। वो कोई भी चीज स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। इसमें टर्बोप्रॉप टाइप के इंजन लगे गए हैं, जिसके फैन बाहर होते हैं। टर्बोप्रॉप इंजन के फैन क्या होगा, बाहर रहेंगे। इसमें 3 ब्लेड दिए गए हैं घूमने के लिए, जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था उसमें 2 ही विंग्स थे, 2 ही फैन है घूमने के लिए। इसमें 3 फैन है। जो तुर्की ने पूरी दुनिया में हल्ला कर दिया कि उसी का ड्रोन सबसे बढ़िया है, उसका जो ड्रोन है उसमें 2 ही विंग लगे हुए हैं। हम लोग का जो ड्रोन है उसका जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है। वो 3 टर्बोप्रॉप ब्लेड है, उसमें 130 किलोवाट ये जनरेट करेगा, इतना इसका पावर है। जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था वो 75 किलोवाट ही जनरेट करता था। ये तुर्की का यही ड्रोन है जो अजरबैजान की लड़ाई में पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया था, या ये यूक्रेन की सेना का पूरा मदद किया था, यही TB2 ड्रोन। इस ड्रोन की जो सर्विस सीलिंग है, जब ऊंचाई होती है उसे सर्विस सीलिंग टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, 35,000 फीट है। 35,000 फीट पे कमर्शियल जहाज उड़ते हैं। इसका मतलब ये जहाज की हाइट पे उड़ेगा, छोटे मोटे चीज नीचे से पकड़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे इंडोरेंस जो है इसमें कितने देर तक उड़ सकता है, ये तो 18 घंटे की इसकी इंडोरेंस क्षमता है। रेंज जो है ये 1000 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। यहाँ पे इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है यहाँ पे। अभी इसकी रफ्तार, इंजन और स्मूथ होंगे। इसके खाली वजन, केवल मतलब जो जहाज का वजन है, इस ड्रोन इस ड्रोन का अकेले वजन 1800 केजी है, लेकिन यह ले जा सकता है 350 केजी का पेलोड। यहीं से इसकी एडवांसमेंट चालू होती है कि 350 केजी के हथियार को यह ले जा सकता है। जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था वो महज 150 केजी के ही वजन को ले जा सकता था। 150 केजी में वो 2 से 3 मिसाइलें ही ले जा सकता था, जिस वजह से उसे बार बार वापस आना पड़ता था। दूसरा, ये एक राफेल में मतलब 50 राफेल खरीद, इसको एक राफेल में ये 50 ठो आ जाएगा। और तगड़ा, इतना खतरनाक, जिसका कोई अभी रेट डिस्क्लोज नहीं होता है ये डिफेंस के चीजों की, इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ता होता है। इसका रेट अभी किसी को एक्चुअल नहीं पता होता। तो 350 केजी का ये हथियार ले जा सकता है, TB2 ड्रोन से ज्यादा ले जा सकता है। हालांकि तुर्की भी अपने ड्रोन्स को एडवांस कर रहा है। इन ड्रोनों में हार्ड पॉइंट लगाए जाएंगे, 4 हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे, 2 इस विंग्स पे, 2 इस विंग्स पे। हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर हम हथियारों को अटैच कर सकते हैं। तो इसमें 4 हार्ड पॉइंट लगा दिए जाएंगे जहां से हम हथियारों को अटैच कर सके और फिर उससे हम लोग फायर कर सकते हैं। ये ड्रोन ज्यादातर काम आते हैं टैंक्स वगैरह को उड़ाने के लिए यहाँ पे, और हम लोगों ने टैंक को उड़ाने के लिए पहले से ही ऑलरेडी मिसाइल डेवलप कर लिया है, हेलिना मिसाइल। हेलिना मिसाइल टैंक्स के लिए एकदम घातक साबित होती है। अब हेलिना मिसाइल अकेले का वजन 50 केजी है। एक हेलिना मिसाइल का वजन 50 केजी है। तो अगर हम 7 ठो हेलिना मिसाइल लाद देते हैं तो 350 केजी टोटल वेट हो जाता है। और आपको पता है कि इसकी क्षमता ही जो है वो 350 केजी उठाने की है। यानी हम लोग एक साथ
7 हेलिना मिसाइल छोड़ सकते हैं, यानी वो करोड़ों का टैंक भेजो, हम यहां से ड्रोन भेजते रहेंगे। युद्ध नीतियां बदल चुकी हैं। यूक्रेन की लड़ाई और आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अब जिनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहतरीन है वही आगे निकलेगा। अब देखिए, ईरान जैसा छोटा देश जो डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, वह छोटा देश ईरान भी रूस को ड्रोन दे रहा है कि हमारे ड्रोन से आप यूक्रेन में मारिए। तुर्की जो भी हथियार के निर्यात में उतना नहीं प्रसिद्ध था, लेकिन उसने भी यूक्रेन को दिया मारने के लिए, और ये ड्रोन तख्ता पलट कर दिए, पूरी तरह से माहौल बदल दिए। ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, मेन लड़ाई इसी चीज की, बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ पर ड्रोन में कोई पायलट नहीं बैठता, इसलिए ह्यूमन कैजुअलिटी का कोई बात नहीं होता है। तो ये आर्मर ड्रोन अब हो जाएगा, ये टीवी ड्रोन, और 7 मिसाइलों को ले जा सकता है। और टैंक का हाल ये हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें अलग तरह का नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है। दुनिया के जितने ड्रोन हैं, मतलब ज्यादातर ड्रोन, जैसे TB2 ड्रोन हो गया और ईरान का ड्रोन हो गया, ये जीपीएस का प्रयोग करते हैं, और जीपीएस की कंट्रोलिंग अमेरिका के पास है। तो हम अपना आंख अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। तो भारत ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास इसरो ने गगन सैटेलाइट सिस्टम छोड़ दिया, तो ये उस ड्रोन को रास्ता दिखाने का काम गगन करेगा। और गगन ऑलरेडी ट्रस्टेड है, हमारी नेवी यूज करती है, एयरफोर्स पहले से यूज कर रही है, जहाज हमारे इंडिया में जितने उड़ते हैं वो गगन को यूज करते हैं, जितने भी ट्रेन्स वगैरह का एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी हम लोग गगन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये गगन सैटेलाइट हम लोग का है, तो हमारे इसके ऊपर कंट्रोल है, इससे इसका प्रयोग करना ज्यादा सही है। और ये पूरी तरह से भारत की निगरानी देता है। तो अब हम लोग कहीं पे भी हमला करने के लिए जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरी तरह से गगन ड्रोन सिस्टम से ऊपर का इसका एंटीना सिग्नल ले लेगा और कहां क्या चीज हो रहा है सब कुछ पता कर लेगा। इवन कि ये आपस में लिंक भी होते हैं। अगर कोई कमर्शियल जहाज जा रहा है, इसको कुछ दिखाई दिया तो ये गगन को बता देगा, वो बता देगा ड्रोन को यहाँ पे। तो इन आपस में इंटरचेंज होने से रियल टाइम डाटा इजी पता चल जाएगा कहां हमला करना है कहां नहीं। अब जीपीएस में कोई डाटा मिल रहा है वो देर से मिलेगा। जैसे अगर किसी को बता दिया कि लखनऊ के ऊपर से एक जहाज जा रहा है, आधा घंटा बाद हम ये सूचना देंगे कि लखनऊ से जहाज जा रहा है, तो जहाज पता नहीं कहां जा चुका रहेगा आधा घंटा में। तो हमें जो भी जानकारी चाहिए रियल टाइम पे, अभी वो जहाज पिन पॉइंट कहां है। तो रियल टाइम डेटा के लिए हमारा गगन सिस्टम बहुत जरूरी है, और ये आपस में इंटीग्रेटेड है, सारी सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट है, जिससे हमें रियल टाइम डाटा लेने में इजी होगा। इसमें नेविगेशन सिस्टम में दुनिया का सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम डाला गया है यहाँ पे। इसके कैमरे में बिल्कुल एचडी क्वालिटी को, लेकिन एचडी क्वालिटी ये देखने के काम में आता है। युद्ध में कितना अच्छा देखते हैं ये मतलब नहीं। जब दुश्मन को देख लेंगे तो आप भी दुश्मन को मार देंगे और दुश्मन भी आपको मार देगा। या सारी लड़ाई आज बियॉन्ड विजुअल रेंज है, हमारे नजरों से दूर की लड़ाई हो गई है, छुप के